तो आज हम पढ़ेंगे हमारे लैब असिस्टेंट का जो अगला टॉपिक है, जो 11th क्लास का है। 11th का जो चैप्टर में से हमने जो दो चैप्टर कर लिए हैं, उसमें से हमारा ये तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है दोलन या सरल आवत गति। तो बड़ा ये इजी टॉपिक है, इंटरेस्टेड भी है और पढ़ने में भी इसमें मज़ा ही आता है। आसान सा टॉपिक है। तो इसमें हमें देखते हैं सरल आवत गति, यानी सरल आवत गति हम किसे कहते हैं और इसके बारे में पूरा इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ गतियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमने सरल रेखा में गति आपने देखी होगी। जैसे कोई सीधी रेखा में जो गति होती है उसे हम सरल रेखा में गति कहते हैं। जैसे हमारी वर्तीय गति थी, वर्तीय गति यानी किसी भी वस्तु के चारों ओर की हमारी जो गति होती थी उसे हम वर्तीय गति कहते थे। इसी प्रकार हमारी होती है कोणीय गति, जो घूर्णन गति थी, जो हमने दृढ़ पिंड गतिकी के अंदर हमने देखा था। तो इसी प्रकार हमें अब सरल आवत गति को पढ़ने के लिए हमें कुछ दो हमारी जो नाम है, गति के नाम है, उनके बारे में हमें देखना है, हमें पता लगाना है। उनके बारे में यदि हमें समझ में आएगा तो सरल आवत गति हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो उन दो नाम है, वो नाम है हमारा, पहला ये है आवर्ती गति और दूसरा है हमारा दोलनी गति। आवर्ती गति क्या होती है, दोलनी गति क्या होती है, इन गतियों को हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। पूरी फिजिक्स को ही हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम इमेजिन कर सकते हैं एग्जाम्पल को, उतनी आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। तो जस्ट कुछ ही मिनटों में या सेकंडों में हमें समझ में आ जाएगी। पहली है हमारी आवर्ती गति। देखो, आवर्ती गति यानी एक ऐसी गति, यानी किसी भी पिंड की एक ऐसी गति जिसके निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो, यानी एक ऐसी गति जिसकी निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति हो, आवर्ती गति कहलाती है। दोलनी गति यानी किसी भी दोलनी गति है वो होती है किसी भी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होने वाली आवर्ती गति को हम दोलनी गति कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आवर्ती गति है उसको हम कहते हैं, यानी कोई भी ऐसी किसी भी पिंड की एक ऐसी गति है जो किसी भी बिंदु के किसी ऐसी गति है जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति हो, यानी पुनः वह उसी पॉइंट पर आ जाए, उसको हम बोल सकते हैं आवर्ती गति। जैसे हमारी घड़ी की सुई होती है, जैसे आप घड़ी की हमारी सुई वाली जो घड़ी होती है उसमें देख लीजिए, जैसे सेकंड वाला सुई है या मिनट वाली भी है, घंटे वाली भी है। जैसे सेकंड वाली हमें चलती हुई दिखाई देती है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि 60 सेकंड के बाद पुनः घड़ी वहीं से 0 से स्टार्ट होती है। तो उसकी जो गति है उसे हम आवर्ती गति कह सकते हैं, क्योंकि वह अपनी गति को 60 सेकंड के बाद में दोहराती है। तो यानी एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है, यानी 0 से स्टार्ट कर लेती है वापस से, तो उस गति को हम क्या कह सकते हैं, आवर्ती गति कह सकते हैं। या एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो भी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, जैसे हमारा एक वर्ष के बाद, यानी लगभग 365 दिन माने जाते हैं, या 364 कुछ दिन होते हैं, लेकिन एक लगभग 365 ही मान लीजिए। उस इन दिनों के पश्चात हमारी जो पृथ्वी है वो पुनः से अपनी जो गति को है दोहराने स्टार्ट कर देती है, 0 से स्टार्ट कर देती है। हमारा जो कैलेंडर है वो इसी के अनुसार बनाया गया है। तो जो पृथ्वी की गति है सूर्य के चारों ओर हो रही है, उस गति को हम क्या कह सकते हैं, आवर्ती गति कह सकते हैं। इसमें हमारा दूसरी जो गति है दोलनी गति, यानी एक ऐसी गति है जो किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आवर्ती गति कर रही है। आवर्ती गति का नाम मतलब वह पुनरावृत्ति हो रही है उस गति की, लेकिन वो किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द हो रही है। यानी यहाँ पर कोई बिंदु है, अब ये वस्तु है इस तरह गति कर रही है, तो ये गति है उसकी दोलनी गति है। इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो पेंडुलम का है या सरल लोलक के गोलक का है। यानी जब भी हम उसको, या स्प्रिंग का मान लीजिए, स्प्रिंग है, यदि हम स्प्रिंग को या स्प्रिंग के किनारे पर यदि किसी पिंड को बांध दे और उसको हम दबाकर छोड़ दें, तो वह पुनः इस तरह गति करती है। तो इस गति को भी हम क्या कह सकते हैं, दोलनी गति कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे सरल लोलक का एग्जाम्पल किस तरह ये है, जैसे मैंने ये एक छोटी सी रस्सी से ये पिंड को बांध लिया, अब इसकी जो ये गति हो रही है इसको हम क्या कह सकते हैं, दोलनी गति कह सकते हैं। अब यदि एक कोई स्प्रिंग से जुड़ा होता, यानी इसे हम जैसे दबाते तो ये इस तरह गति करती, तो इसे भी हम दोलनी गति कह सकते हैं। यानी वो जैसे पिंड है इस तरह जा रहा था, आ रहा था, यदि उसके बाद समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी अगर पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह सकते हैं, दोलनी गति कह सकते हैं। तो इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसकी गति को हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी की गति को हम आवर्ती गति कह सकते हैं। इसका हमारी जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सरल लोलक के गोलक का, जो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द
एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसकी गति हो रही है, यानी वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन भी एक दोलनी गति हो सकती है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को यदि आप दबाकर छोड़ोगे तो वह पुनः उसी तरह वाइब्रेशन होती रहेगी। तो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द वो गति कर रही है, जो उसकी मूल स्थिति थी उसके इर्द गिर्द वो गति करेगी। इस गति को हमें दोलनी गति कह सकते हैं, या वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन से आसानी समझ में आ सकता है, जैसे वाइब्रेशन हो रहा है किसी वस्तु में, तो उस वाइब्रेशन को हम क्या कह सकते हैं, दोलनी गति कह सकते हैं। जैसे इसका इंग्लिश में नाम है वाइब्रेशन मोशन भी हो सकता है, ऑसिलेशन मोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी आवर्ती गति और दूसरी हमारी दोलनी गति। इन्हीं गतियों के बाद में हमारा जो टॉपिक है चैप्टर का, जिसका नाम है सरल आवर्त गति, इसके बारे में हम देख सकते हैं, आसानी से हमें समझ सकते हैं। सरल आवर्त गति यानी एक ऐसी दोलनी गति है, एक ऐसी दोलनी गति है जो सरल रेखा में हो रही है, यानी वो ऐसी एक गति है जिसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, किसी पिंड के इर्द गिर्द उसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, और वो किस में हो रही है, सरल रेखा में हो रही है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका, स्प्रिंग का। जब आप इस तरह मान लीजिए मेरी कोई स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग के यदि मैंने कोई दृढ़ पिंड एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, मैंने इसे लटका दिया है, बांध दिया है। अब यदि मैं इसे फोर्स यानी एफ बल से यदि इसे मैं दबाऊंगा ऊपर की तरफ, मान लीजिए मैं यहाँ तक इसको लेकर आ गया, तो अब मैं यदि इसको यहाँ तक दबाऊंगा तो ये इसको छोड़ने पर ही है, यहाँ तक भी आएगा, नीचे तक भी। तो ये कुछ समय के लिए इर्द गिर्द गति करेगा, इस निश्चित बिंदु के ऊपर और नीचे इस तरह गति करेगा। यदि हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो वह इस तरह गति करती है छोड़ने के बाद। तो इसकी गति को हम क्या कह सकते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति एक प्रकार की कौन सी गति है, दोलनी गति है। अब दोलनी गति है और एक दोलनी गति होती है, वो हमेशा आवर्ती गति भी हो सकती है। क्यों कि आवर्ती गति की जो हमारी परिभाषा थी वो क्या थी कि कोई भी ऐसी गति जिसकी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति हो। तो इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, ये हमने सरल लोलक के पेंडुलम की गति देखी थी, इस प्रकार की गति, तो इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है। भले ही एक पिंड के इर्द गिर्द हो रही है, तो पिंड के इर्द गिर्द हो रही है, तो इसका नाम हमने दूसरा रख लिया दोलनी गति। तो इसका मतलब है, इसका एक स्टेटमेंट हो जाता है पक्का, जिसको आपको हमेशा याद दिमाग में रखना है कि जो दोलनी गति है वो हमेशा ही आवर्ती गति कहलाती है। यानी दोलनी गति है वो पक्का क्या होती है, आवर्ती गति होती है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो आवर्ती गति है वह दोलनी गति हो, यानी आवर्ती गति है वो दोलनी गति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो दोलनी गति है वो 100% हमारी आवर्ती गति होती है, यानी कहलाती है। ये इसमें डिफरेंस है। और इनसे थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या हो गया, सरल आवर्त गति में हो गया कि इसमें सरल आवर्त गति में कोई भी वस्तु है वो एक पिंड के इर्द गिर्द गति करती है, यानी दोलनी गति करती है, लेकिन वो किस में करती है, सरल रेखा में गति करती है। यदि वह सरल रेखा में गति करती है और एक पिंड के इर्द गिर्द गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कह सकते हैं, सरल आवर्त गति कह सकते हैं। अब सरल आवर्त गति यदि कोई वस्तु कर रही है तो क्या है कि एक तो वो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द कर रही है, ठीक है, यानी वो किसी भी निश्चित बिंदु के हमेशा इर्द गिर्द गति करेगी, सरल आवर्त गति। एक है उस पर एक प्रत्यानन नाम का बल लगता है, यानी एक प्रत्यानन बल लगता है। प्रत्यानन बल क्या होता है, प्रत्यानन बल यानी उस पर जो हमेशा प्रत्यानन बल लगेगा वो बल हमेशा उसके केंद्र की ओर लगता है। जैसे ये हो गया, ये पेंडुलम को यदि हम सीधी रेखा में माने, जैसे ये मालूम है कि ये सीधी रेखा में है, तो इस पर हमेशा जो बल लगेगा वो इस केंद्र की ओर लगेगा। जैसे इसमें ये केंद्र है, तो यदि ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ जा रही है तो इस स्प्रिंग के द्वारा जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लगेगा। यदि वस्तु नीचे की तरफ हमने छोड़ने के बाद जब वो नीचे की तरफ आएगी तो यह हमारे द्वारा खींचने पर, तो उस पर जो प्रत्यानन बल लगेगा वो हमेशा इसके केंद्र की ओर लगेगा। यानी प्रत्यानन बल एक ऐसा बल है जो उस जिस पिंड की बात कर रहे हैं हम, जिस पिंड की गति की बात कर रहे हैं, उस पिंड को हमेशा केंद्र की ओर बल लगाती है, केंद्र की ओर लाने की, यानी उसकी साम्य अवस्था की ओर लाने की कोशिश करती है। इसको हमें क्या कहते हैं, प्रत्यानन बल कहते हैं। यानी प्रत्यानन बल एक इस प्रकार का बल है जो हमेशा केंद्र की ओर ही होता है, ठीक है। और इसका जो त्वरण है वो भी हमारा केंद्र की ओर ही होता है। इसके बाद में हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बाद में कुछ डेफिनेशन है सरल आवर्त गति की, या हम दोलनी गति की भी देख लेंगे, सरल आवर्त गति की, या जैसे वर्तीय गति की, इन सब में वो काम आती है। कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो अब आपको ये आसानी से आराम से समझ में आ जाएगा। यानी आवर्ती गति यानी एक ऐसी गति जिसमें पिंड है वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात है वो अपनी पुनरावृत्ति दोहराता है, यानी पुनः वहीं से जीरो से स्टार्ट करता है। दोलनी गति है वो आवर्ती गति तो है,
यानी पुनरावृत्ति तो हो रही है उसके निश्चित समय अंतराल के पश्चात, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, ये एक पिंड के इर्द गिर्द हो रही है, एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द हो रही है। इस प्रकार की गति को हम दोलनी गति कहते हैं। इन्हीं से हमें समझ में आती है सरल आवर्त गति, यानी ये एक प्रकार की दोलनी गति तो है, लेकिन ये एक दोलनी गति है वो सरल रेखा में हो रही है, यानी वो किसी पिंड के इर्द गिर्द गति तो कर रही है लेकिन सरल रेखा में कर रही है। जिसका एग्जांपल अच्छे से समझ में आ सकता है हमारे स्प्रिंग वाला एग्जांपल, ये किसी वस्तु का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो भी एक सीधी रेखा में होता है, तो उसको हम कह सकते हैं सरल आवर्त गति। इसी में सरल आवर्त गति में एक प्रत्यानयन बल नाम का एक पॉइंट है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्यानयन बल यानी एक ऐसा बल है जो वस्तु को हमेशा ही केंद्र की ओर धक्का देता है, यानी एक उसकी साम्य अवस्था की ओर लाने की कोशिश करता है। इस प्रकार के बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। और इसे सरल आवर्त गति का जो त्वरण होता है वो हमेशा केंद्र की ओर ही होता है, उसकी जो मध्य स्थिति होती है, जो उसकी मूल अवस्था होती है, उसी की तरफ होता है। तो इसके बाद में हमें इसकी कुछ परिभाषा देखते हैं। जैसे यदि आपने और भी इससे पहले वाले चैप्टर यदि 11th के आपने देखे हैं तो उनमें भी उनका नाम देखा होगा। जैसे मैं पहला नाम में लिख देता हूं आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसे हम कैपिटल टी से लिखते हैं। क्या होता है आवर्तकाल? आवर्तकाल है जब भी हमारी जो पिंड है, जो हमारा कण है, वो जितने समय में अपनी गति को दोहरा रहा है उस समय को हम क्या कह सकते हैं, उसका आवर्तकाल। या दूसरी भाषा में हम अगर बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कोई भी किसी भी पिंड के द्वारा किसी भी समय में, यानी जितने समय में वह अपनी गति को दोहराता है, या एक संपूर्ण चक्र में लिए गए समय को, यानी एक चक्कर पूरा करने में लिए गए समय को हम क्या कह सकते हैं, आवर्तकाल कह सकते हैं। इन दो प्रकार से हम बोल सकते हो कि जैसे कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है या आवर्ती गति कर रही है या दोलनी गति कर रही है, तो वो अपनी गति को, आपको पता है आवर्ती गति या दोलनी गति हम किसे कहते हैं, जो एक हमारे निश्चित समय अंतराल के पश्चात है हमारी अपनी गति को दोहराती है। अब जितने समय अंतराल के पश्चात वो अपनी गति को दोहरा रही है उससे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। ये हम बोल सकते हैं एक संपूर्ण चक्कर में, एक पूरे चक्कर में लिए गया समय हमारा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसमें जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है आवर्ती। आवर्ती है, मैं आपको बता दूं पूरी 11th और 12th की जो पूरी फिजिक्स में इस आवर्ती को आप 3 प्रकार के अक्षरों से हमें प्रतीत करती हुई मिल जाएगी। एक तो है जिसे हम न्यू बोलते हैं, जैसे ये वी बनाकर थोड़ा सा कटवाना, वो एक है एफ है इस टाइप का जिसे भी हम आवर्ती के रूप में लिखेंगे। एक है हमारा एन है जो इस प्रकार से, ये लिखने का तरीका है, इन तीनों शब्दों से ही हमें आवर्ती गति यानी आवर्ती है उस आवर्ती को इंगित कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। इन तीनों में से एक कोई जो भी संकेत हमें मिल रहा है, इसका मतलब प्रतीक मिल रहा है, इसका मतलब ये आवर्ती ही लिखी हुई है, आवर्ती होती है। आवर्ती क्या होती है? आवर्ती होती है कि किसी भी एकांक समय में लिए गए या पूरे किए गए चक्रों की संख्या, उसको हम क्या कह सकते हैं, आवर्ती कह सकते हैं। यानी किसी भी समय अंतराल में वह कोई भी पिंड है जो सरल आवर्ती गति कर रहा है या आवर्ती गति कर रहा है, वह एक निश्चित समय अंतराल में एक यानी इकाई समय में कितने चक्कर लगाता है उसे हम कह सकते हैं आवर्ती। इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा आवर्तकाल की व्युत्क्रमांति होगा, यानी एक जो टाइम पीरियड है उसमें वह कितना चक्कर लगा रही है उसे हम आवर्ती गति कह सकते हैं। यानी आवर्तकाल यानी एक चक्कर में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कह सकते हैं, और इकाई समय में काटे गए चक्रों की संख्या को, तय किए गए चक्रों की संख्या को हम आवर्ती कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है हमारा कला कोण। कला कोण यानी कोई भी जो हमारा पिंड है जो सरल आवर्ती गति कर रहा है, उसके जो मध्य बिंदु से, उसके जो मूल बिंदु से मध्य बिंदु से उस पिंड के द्वारा, उस कण के द्वारा बनाया गया जो कोण है उसे हम क्या कह सकते हैं, कला कोण कह सकते हैं। जैसे मैं ये आपको देख रहा था, आप जैसे हम ये पढ़ रहे थे, जो सरल लोलक है इस तरह गति कर रहा है, यानी इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है। तो अब ये मान लीजिए यहाँ पर है, किसी भी पॉइंट पर है, यानी अब ये पॉइंट है, तो अब ये जो कोण बनाया गया है इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, कला कोण कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कला कोण हो गया। इसके बाद में हमें इसमें है विस्थापन। विस्थापन
जिसको हम वाई या थीटा से लिख सकते हैं। कला कोण को हम फाई से लिखेंगे, वाई या थीटा से लिखा हुआ हमें मिल जाएगा विस्थापन। तो जो विस्थापन होता है वो क्या होता है कि मूल बिंदु से उस कण की जो दूरी है उससे हम विस्थापन कह सकते हैं। जैसे ये इस पेंडुलम, जैसे पेंडुलम की गति है, अब ये हमारा मूल बिंदु हो गया, इसकी जो साम्य अवस्था हो गई, इससे इस पिंड तक की दूरी मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस दूरी को हम क्या कह सकते हैं, वाई, यानी इसका विस्थापन कह सकते हैं। या मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंच गया, तो इसे हम बोल सकते हैं वाई, यानी विस्थापन बोल सकते हैं। इसका जो ये लास्ट पॉइंट है, तो इसे भी हम विस्थापन बोल सकते हैं, लेकिन इस लास्ट पॉइंट को एक नाम और बोल सकते हैं जिसका नाम है आयाम। यानी किसी भी जो हमारी आवर्ती गति कर रही है, कोई भी पिंड है या कोई भी कण है, उस कण का जो मैक्सिमम यानी जो अधिकतम विस्थापन है उसे हम आयाम कह सकते हैं, और आयाम को हम कैपिटल ए से लिखेंगे। और दो तीन अगर हमें अगर सरल आवर्ती गति की दो तीन अगर समीकरण आती है तो हमें A1 A2 A3 के रूप में, स्मॉल A1 A2 A3 के रूप में भी हमें लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसे बोल सकते हैं आयाम। आयाम यानी किसी भी जो पिंड है उसकी जो मैक्सिमम जो उसका विस्थापन है, यानी उसका अधिकतम विस्थापन है, उसे हम उसका आयाम कह सकते हैं। इसके बाद में है जैसे त्वरण भी होगा, वेग भी होगा, तो वो भी हम देखेंगे, उनकी परिभाषा हम देख लेंगे, वो भी निकालेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, या हम एक बोलते हैं जैसे आवर्ती फलन, यानी कुछ फलन भी होते हैं, कुछ जैसे हम इसमें नाम लिखा मैंने आवर्ती फलन, इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा समझना। आवर्ती फलन यानी एक ऐसे फलन है जिनके निश्चित समय अंतराल के पश्चात में पुनरावृत्ति हो। जैसे कि हमारा साइन का ग्राफ है, यानी साइन थीटा का ग्राफ है, तो साइन थीटा का यदि आप ग्राफ देखोगे तो वो 0 से स्टार्ट होता है और इस तरह गति करता है। साइन का जो ग्राफ होगा वो इस तरह गति करेगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पर इसका एक चक्कर पूर्ण हो जाता है, पुनः वह उसी अपनी स्थिति को यानी अपनी जो गति है उसको दोहराती है और इस तरह चलती हुई इस यहाँ तक अपनी दूसरा राउंड पूरा करती है, यानी दूसरा चक्कर लगाती है। तो इन्हें ये जो चक्कर लगा रहा है साइन का ये ग्राफ है, ये पुनरावृत्ति करता है, तो इसे हम आवर्ती फलन कह सकते हैं। जैसे कोस थीटा का भी ग्राफ है, तो कोस थीटा का ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये भी हमारी आवर्ती ही गति करता है, यानी अपनी गति को दोहराते रहता है निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द। यानी इस प्रकार, यानी मान लीजिए यहाँ पर इसका चक्कर पूरा होता है, ये यहाँ पर इसका दूसरा चक्कर पूरा होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इसका पहला चक्कर हो गया, ये इसका दूसरा चक्कर हो गया, यहाँ पर इसका तीसरा चक्कर हो गया। इस प्रकार के चक्करों को हमें क्या कह सकते हैं, आवर्ती गति कह सकते हैं। वो ये इसे हम आवर्ती फलन भी कह सकते हैं। यानी इनका एक टाइम पीरियड के बाद में, या इनको हम ग्राफ के द्वारा समझे, यानी साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर माइनस में आना स्टार्ट होता है, पुनः यहीं से लौट जाता है। यानी यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270, पुनः 200, 360 या 0 डिग्री से ये पुनः स्टार्ट हो जाता है, फिर से ये ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो जाता है। या कोस का भी इसी तरह स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। इसी के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब जो इसका विस्थापन है, जैसे वर्तीय गति से के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। आप वर्तीय गति के बारे में पढ़ोगे तो ये हमारी एक तरीके से सरल आवर्त गति है, जिसमें हम देखते हैं आवर्तकाल। अब आवर्तकाल यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आवर्तकाल यानी यहाँ से स्टार्ट होकर पुनः यहीं पर लौट आएगा ये पिंड, तो इस एक पूरे चक्कर में लिया गया समय है, इसे हम आवर्तकाल कह सकते हैं। जैसे ये साइन वाला ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक इसका एक पूरा चक्कर होगा, पुनः वह सेम इसी स्थिति में आ जाएगा पिंड जो शुरू से हो रहा था। तो इस पूरे एक चक्कर में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कह सकते हैं। और मान लीजिए कुछ एक सेकंड में या कुछ समय में इसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, यानी ये एक चक्कर हो गया, ये 2 चक्कर हो गए, 3 चक्कर हो गए, यानी 21 सेकंड में एकांक समय में तय किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, आवर्ती कह सकते हैं। इसके बाद में हमारा कला कोण। कला कोण जैसे कि ये कोण हो गया, यहाँ पर यदि हमारा पिंड है, कण है, तो इसके द्वारा ये जो बनाया गया कोण है ये हमारा कला कोण हो गया, ये कोण हो गया, कहीं पर भी हो सकता है। यानी बिंदु का है वो उसकी साम्य अवस्था से बनाए गए कोण को हमें कला कोण कह सकते हैं। उसके बाद में है विस्थापन, यानी इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं ये जो कहीं पर भी पिंड है जो हमारे मूल बिंदु से जितनी दूरी पर होगा उसे हम उसका विस्थापन कह सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा है, या स्प्रिंग वाला हमने देखा था, तो स्प्रिंग में जो वस्तु जो हमारा पिंड है वो मैक्सिमम जो
गति करता है, मैक्सिमम जो केंद्र से दूरी पर होगा उसे हम उसका विस्थापन कह सकते हैं। आयाम है तो जो मैक्सिमम विस्थापन है उसे हम आयाम कह सकते हैं। यानी एक पिंड है जहां उसका लास्ट पॉइंट तक वह जा सकता है, पुनः वहीं से लौट कर आता है, तो बार बार वो जो गति कर रहा है, अब जो उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो उसका मैक्सिमम विस्थापन है, उसे हम क्या कह सकते हैं, आयाम कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार इसमें ये कुछ परिभाषा है, तो इसको हम समझ सकते हैं। जैसे मैं उसी के द्वारा समझाने की कोशिश करूं पेंडुलम वाले एग्जांपल से। जैसे ये सरल आवर्त गति कर रहा है, जैसे ये गति कर रहा है, आवर्ती गति कर रहा है, वैसे तो दोलनी गति कर रहा है। तो अब ये इसकी मध्य व्यवस्था होगी, यानी कि सम व्यवस्था हो गई। इसके बाद में ये जहां भी विस्थापन कर रहा है, इस विस्थापन को आप क्या कह सकते हैं, इसको हम विस्थापन कह सकते हैं जहां तक इसकी दूरी है केंद्र से इसके मूल बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु। अब ये जहां मान लीजिए यहाँ तक मैक्सिमम जा रहा है और यहीं से लौट कर आ रहा है, तो ये जो मैक्सिमम जा रहा है इस तरफ और इस तरफ ये बराबर ही जाएगा, तो इस मैक्सिमम पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, आयाम कह सकते हैं। और ये मान लीजिए एक चक्कर लगा रहे, यानी ये यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ तक इसको लेकर आया, फिर ये यहाँ पर गया और पुनः ये यहाँ पर केंद्र पर आ गया, यानी ये एक चक्कर हो गया। इस एक चक्कर में लिए गए समय को हम आवर्तकाल कह सकते हैं। अब एक सेकंड में निकाले गए चक्करों की संख्या, मान लीजिए 4 चक्कर निकाल रहा है, तो इन 4 चक्करों को हम क्या कह सकते हैं, आवर्ती कह सकते हैं। आवर्तकाल और आवर्ती है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद में एक कोणीय आवर्ती भी हमें देख सकते हैं, जो कोणीय गति से संबंधित है। कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती है वो कोणीय गति से ली गई है। कोणीय गति क्या होती थी, ओमेगा से हम लिखते थे, और थीटा अपॉन टी यानी विस्थापन बटा समय, वो हम कोणीय आवर्ती कहते थे। अब कोणीय गति कहते थे, वहीं से हमारा निकाला गया है कोणीय आवर्ती, जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं। अब कोणीय आवर्ती यानी एक पूरे चक्र में उसका जो वेग है उसे हम कोणीय आवर्ती कहते हैं। यानी पिंड है उसका एक पूरे चक्र में जो उसका वेग है उसे हम कोणीय आवर्ती कहते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं, इसके द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। इस पूरे चक्र में इसकी जो गति है उसे हम कोणीय आवर्ती कहते हैं। ओमेगा बराबर, तो पूरे चक्र में यदि ये जो कोण बनाएगा, जो विस्थापन करेगा कोणीय विस्थापन, उसका मान हो जाएगा 2 पाई 360 डिग्री, और बट्टा में लिया गया समय यानी टी, इससे हम बोल सकते हैं कोणीय आवर्ती। अब 1/t को आप आवर्ती यानी n भी लिख सकते हैं, यानी 2 पाई n भी इसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा कोणीय आवर्ती का भी फॉर्मूला हमें मिल सकता है। इस तरह कोणीय गति से निकाला गया है, यानी एक चक्कर में, पूरे चक्कर में लिया गया किया गया कोणीय विस्थापन बटा उसमें लिया गया समय, पूरे विस्थापन में यानी पूरे चक्र में लिया गया समय को हमें कोणीय आवर्ती कहते हैं। ये हो गई इनकी परिभाषाएं, हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं कि सरल आवर्ती गति के जो विस्थापन की समीकरण है उसे हम किस प्रकार लिखते हैं। तो सरल आवर्त गति के विस्थापन की समीकरण लिखते हैं हम पहले। सरल आवर्त गति में विस्थापन की समीकरण, विस्थापन की समीकरण भी देखेंगे, उसके बाद में हम वेग की समीकरण भी लिखेंगे, और उसके बाद में हम त्वरण की भी समीकरण लिखेंगे जो हमारे काम आती है, इंपॉर्टेंट है। तो विस्थापन की समीकरण यानी सरल आवर्त गति को किस तरह लिखा जाता है, किस तरह इंगित किया जाता है, y बराबर a sin ओमेगा टी। तो इसमें y है विस्थापन, a है आयाम, साइन ओमेगा टी यानी साइन जो हमारा फलन है, आवर्ती फलन है, ओमेगा यानी कोणीय आवर्ती, टी यानी समय, ठीक है, जिसे हम कुल समय लिया जाता है, जिसे हम आवर्तकाल के रूप में भी लिखते हैं बाद में, वही है समय। इसको हमें y बराबर a साइन ओमेगा टी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा जो साइन वाला ग्राफ था यही है, ये चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, यहाँ पर इसका पूरा चक्कर होता है, ये इसका दूसरा चक्कर होता है, इस तरह हम इसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ज़्यादा समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पेंडुलम वाले ग्राफ को ही बनाते हैं, चित्र को बनाते हैं। जैसे ये पेंडुलम वाला हो गया, या स्प्रिंग वाला यदि हम देखना चाहें तो स्प्रिंग वाला भी देख सकते हैं, क्योंकि सरल आवर्त गति का जो एग्जाम्पल है वो ये स्प्रिंग की गति है, यही है। अब इसको यदि हम दबाते हैं, मान लीजिए यहाँ तक मैंने इसको दबाया, ठीक है, और यहाँ तक दबाया यानी इसका मैक्सिमम विस्थापन हो गया, जिसे हम आयाम बोल सकते हैं a। तो ये नीचे भी इतना ही दूरी पर जाएगा, लगभग मान लीजिए इतना हो गया, ये नीचे की तरफ आयाम हो गया, या ऊपर की तरफ आयाम हो गया।
और ये विस्थापन हो गया। कब ये प्लस में होगा, कब ये माइनस में होगा? तो ज़्यादातर जो लिखा जाता है, यानी जो दाईं वाली जो हमारी साइड है उसे हमें प्लस में लिखते हैं इसका विस्थापन, और बाएं वाली साइड को हमें माइनस में वाई के विस्थापन के रूप में लिखते हैं। और मैक्सिमम विस्थापन कितना हो गया, इस पॉइंट का यहाँ पर हो गया, इसका यहाँ पर, तो इसको हमें मैक्सिमम विस्थापन को आयाम ए लिखते हैं, इसको भी आयाम ए लिखते हैं। ये प्लस का आयाम हो गया, या अगर हम कहें तो धनात्मक दिशा में, ये ऋणात्मक दिशा में हो गया। वैसे ये आयाम है तो इसमें ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक की वैसे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान लीजिए ये धनात्मक की तरफ आयाम हो गया, ऋणात्मक की तरफ आयाम हो गया। इसी में हम इसका वेग और आवृत्ति भी निकालेंगे, यानी कौन से बिंदु पर इसका कितनी गति होती है, कौन से बिंदु पर इसका त्वरण कब कैसा होता है, ये भी, और इसका संबंध भी हमें पता चलेगा विस्थापन के साथ, आयाम के साथ, त्वरण का, वेग का, इनका आपस में संबंध भी पता चलेगा, और इनका जो कलांतर है वो भी पता चलता है। कलांतर, इसमें एक पॉइंट नाम आ गया हमारा कलांतर। कलांतर भी मैं बता देता हूँ क्या है कलांतर। कलांतर यानी जब हमें दो बिंदुओं के मध्य या कण की, किसी भी कण की जो दो स्थितियों के मध्य जो कला में अंतर है, यानी मान लीजिए एक पर ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हो गया, तो अब एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया। अब मान लीजिए ये यहाँ पर कोण हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री में मान लेता हूँ, या कितना भी मान लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं 90 मान ले, 90 तो क्या हो गया, जैसे 70 डिग्री मान लेता हूँ। तो अब 30 और 70 में से जो गैप है 40 डिग्री, वो हमारा क्या हो गया, इसका कलांतर हो गया। यानी दो कण की दो स्थिति है, उनके जो अंतर है उसे हम क्या कह सकते हैं, कला के अंतर को, यानी कोण में इनके जो कोण की जो अंतर है उसे हम कलांतर कह सकते हैं। ये हमारा जैसे साइन का ग्राफ हो गया, साइन थीटा का, आगे की तरफ मान लीजिए टाइम की अनुदिश से चल रहा है, ये कोण हो गया। इसका भी मैं अभी थोड़ा और इसके बारे में बताऊंगा। देखिए अभी हमें सरल आवर्त गति के बारे में देख रहे हैं, तो ये इसकी पिंड की जो गति हो गई वो क्या हो गई, हमारी सरल आवर्त गति हो गई पिंड की ओर से। अब इसकी जो स्थिति बताने के लिए इसका जो समीकरण है वो क्या है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, या इससे हमें दूसरा है थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू थीटा नोड साइन ओमेगा टी, यानी थीटा नोड क्या हो गया, हमारा आयाम हो गया, y हमारा विस्थापन हो गया। ये इसका समीकरण हो गया। दूसरा इसमें जो इसका समीकरण हम देखते हैं, विस्थापन का समीकरण ये हो गया। तो अगर यदि हमें वेग का समीकरण पूछे और त्वरण का समीकरण पूछे, वो लिखने की कोशिश करता हूं मैं, वेग और त्वरण का। वेग का समीकरण यानी v, वेग का समीकरण क्या होता है, यानी वेग v का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, डेल वाई अपॉन में dt, यानी विस्थापन का जो अवकलन होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं। इसका भी मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको विस्थापन दिया हुआ है, संबंध होता है, यदि हम उसका अवकलन करते हैं dy dt करेंगे विस्थापन का, तो हमें मिलेगा वेग, और यदि वेग का हम अवकलन करेंगे d अपॉन में dt, यानी विस्थापन को y से लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, यहाँ v लिख देता हूँ, dv बटा dt, तो हमें त्वरण मिलता है। और यदि त्वरण का हम समाकलन करते हैं तो वेग मिलेगा, और वेग का यदि हम समाकलन करेंगे तो हमें विस्थापन मिलेगा। ये इसमें आपस में संबंध होता है। ये अभी हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं देखना है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि भाई जो विस्थापन है उसका अवकलन करते हैं तो वेग आता है, और वेग का अवकलन करते हैं तो त्वरण आता है, और यदि त्वरण का हम समाकलन करेंगे तो वेग आएगा, और वेग का समाकलन करेंगे तो विस्थापन आएगा। तो जो वेग का जो समीकरण होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, विस्थापन का अवकलन, यानी v इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। अब y का जो मान है वो हमारा विस्थापन है, उसका मान क्या है, डी वाई डी टी, यह a साइन ओमेगा टी। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा हमारा v इक्वल टू a नियत है उसके हम बाहर लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी का अवकलन कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन हो गया हमारा ओमेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं a ओमेगा कोस ओमेगा टी। यानी हमारे जो वेग का समीकरण आ गया वो आ गया a ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये हमारा वेग का समीकरण आ गया। अब इस वेग के समीकरण को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं साइन वाला, साइन और कोस का जो फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस
कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। यहीं से यदि हमें निकालना चाहे कोस ओमेगा टी का मान तो हम कैसे निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अनरूट, ये हम कोस ओमेगा टी का मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो मान लिखने की कोशिश करते हैं। तो v इक्वल टू ए ओमेगा अपना रखा हुआ है, अंदर हमारा आ गया अनरूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन ओमेगा टी का मान क्या हो सकता है, साइन ओमेगा टी का मान हो सकता है हमारा, इस ग्राफ से देखते हैं ए अपॉन वाई अपॉन में ए, यानी यहाँ से अगर हम साइन ओमेगा टी का मान रखें साइन ओमेगा टी का तो वाई अपॉन में ए हम लिख सकते हैं। तो इस जगह पर हम साइन ओमेगा टी का मान रखें तो v इक्वल टू ए ओमेगा कोष्टक में अनरूट में 1 माइनस साइन ओमेगा टी की जगह लिख दो वाई अपॉन में ए, तो वाई स्क्वायर में अपॉन में ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अभी आप देखोगे जो ए है बाहर है, इसे हम अनरूट में ले जाएंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं अंदर लिखता हूँ, यानी v इक्वल टू ये हमारा ओमेगा हो गया। अनरूट के अंदर यदि हम ए को अंदर लेके जाएंगे तो अनरूट में ले जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से इंटू होगा बटा ए स्क्वायर, ये तो हमारा फॉर्मूला है, और अंदर एक इंटू में आ गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा अनरूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जो हमारा वेग का फॉर्मूला है, यानी वेग की जो समीकरण है वो दूसरी किस रूप में आ गई ओमेगा अनरूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी वेग की हमारे पास दो समीकरण आ गई है, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों को ही हमें ध्यान में रखना है, दोनों को याद रखना, दोनों ही हमारे काम आएगी। निकालिए इस तरह जाती है, हमें निकालने से आवश्यक नहीं है, हमें बस ये आना जरूरी है। अब यदि अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हमें इसे निकालने में या याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी हो जाती है, एकदम आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। ये हो गया इसका वेग का फॉर्मूला। इसके बाद में इसी से संबंधित हम करते हैं त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला है वो किस तरह निकलेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं वेग की समीकरण को सीधा ये दो जो फॉर्मूले हैं दोनों ही लिख देता हूँ। यानी v इक्वल टू दो फॉर्मूले आ गए हमारे, एक तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, दूसरा हमारा हो गया ओमेगा अनरूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमें आने चाहिए। इसके बाद में जो हमारा तीसरा जो समीकरण निकालनी है वो त्वरण की समीकरण है। त्वरण की समीकरण है सेम उसी तरह निकलेगी, यानी ए इक्वल टू क्या होता है डी वी बटा डी टी। तो v का जो मान है वो हमारा क्या हो गया d अपॉन में डी टी, v का मान हो गया a ओमेगा कोस ओमेगा t। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो a ओमेगा तो हमने पहले ही बाहर रख लिया, कोस ओमेगा t का अवकलन करेंगे तो होगा माइनस का साइन ओमेगा t, और साइन ओमेगा t का अवकलन करेंगे तो होगा ओमेगा। तो इसका मतलब है हमारा जो त्वरण यानी a का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है a ओमेगा, सॉरी माइनस भी है इसके साथ में, माइनस ए ओमेगा 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 स्क्वायर साइन ओमेगा टी। किस तरह आ गया, ये ए बाहर रखा हुआ है, ये ओमेगा है बाहर आएगी, इससे इंटू होगा तो ओमेगा स्क्वायर, माइनस है तो ये बाहर आ गया और साइन ओमेगा टी, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमारा फॉर्मूला आ गया त्वरण का। ठीक है, अब यहाँ पर भी यदि हमें साइन ओमेगा टी की जगह यदि हम इसका मान रखें साइन ओमेगा टी का वाई अपॉन में ए, तो इसका फॉर्मूला किस तरह हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं वाई अपॉन में ए, तो ए से ए कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी इसलिए हम इसमें भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है ये हो गया। यानी अब इसमें हमें दो फॉर्मूले हम लिख सकते हैं साफ साफ, जो मैं लिख देता हूँ कि पहला तो हमारा हो गया ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और दूसरा हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। यानी अब मैं इसे मिटा देता हूं, तो अब हमारा जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, एक तो ये हो गया और एक हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इसको मिटा देता हूं इससे। यानी ये त्वरण के दो समीकरण हो गए, वेग की भी दो समीकरण हो गई हमारी, उसी तरह त्वरण की भी दो समीकरण हो गई है। इसके बाद में
इसको समझने के लिए हमें उसी पेंडुलम वाले ग्राफ के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये पेंडुलम वाला ग्राफ था हमारा, ये डायग्राम था कि जैसे पेंडुलम है यहाँ तक पहुँचता है, अधिकतम विस्थापन इसका यहाँ तक हो गया, इस तरफ भी ये, इस तरफ ये विस्थापन हो गया। ये साइन वाले में देखते हैं तो ऊपर की तरफ इसका जो आयाम होगा वो प्लस का ए मानते हैं, नीचे की तरफ जो आयाम हो गया वो माइनस का ए हो गया। या प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, आयाम तो हम मैक्सिमम लिखेंगे, दोनों तरफ आयाम ही है। अब ऊपर की तरफ जो विस्थापन होगा उसे हम प्लस का वाई लिख सकते हैं और नीचे की तरफ विस्थापन होगा उसे हम वाई माइनस का वाई लिख सकते हैं। ये इसमें हम देख लेते हैं, इस तरफ आयाम ए हो गया, इस तरफ भी आयाम ए हो गया, इस तरफ जो विस्थापन होगा वो प्लस का वाई होगा और इस तरफ जो विस्थापन होगा उसे हम माइनस का वाई के रूप में लिखते हैं। अब हमें इसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पर वेग ज़्यादा होगा और कहाँ पर त्वरण ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हमें जब भी इसके फॉर्मूले में वाई का मान रखेंगे यानी विस्थापन का हम मान रखेंगे तो हमें इसका संपूर्ण मान यानी वेग का और त्वरण का और विस्थापन का हमें पता चल सकता है। जैसे साइन है, ग्राफ में साइन है तो साइन का मान क्या होता है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है जिसका मान होता है 1, और साइन 0 का मान होता है 0। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे यदि हम आप यहाँ पर लिखोगे विस्थापन यानी मैक्सिमम है 90 डिग्री, यानी मैं मान ली जाऊँ y इक्वल टू हमारा a हो गया, या 90 डिग्री में मानू साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो y इक्वल टू क्या आएगा a आएगा। यानी थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो इसका मैक्सिमम विस्थापन होगा। जैसे मैं ये बता सकता हूँ, जैसे ये हो गया, ये होता है हमारा 90 डिग्री, यानी यहाँ पर आएगा तो इसका विस्थापन मैक्सिमम होगा। इसे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम मान, यानी आयाम है वो विस्थापन के आयाम है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसे हम आयाम बोल सकते हैं। दूसरा हमें इसमें है वी यदि हम ये बोले कि मैक्सिमम पॉइंट पर, ए के मैक्सिमम पॉइंट पर, या अभी क्या है कि मैं इसको मैं पूरे को एक साथ में समझाऊंगा, इसमें थोड़ा आपको थोड़ा सही नहीं लगेगा। इससे पहले मैं इसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में देख लेता हूँ जो हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद में ये सारे फॉर्मूले एक साथ में काम आ जाएंगे और इसे हम समझ भी लेंगे। क्योंकि इसमें वेग है, थीटा का मान यदि हम 90 डिग्री लिखेंगे तो साइन कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो वी का मान होता है 0, यानी यहाँ पर इसका वेग क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर वेग होगा इसका 0। उसी तरह हम जैसे त्वरण की बात करें, जैसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं y इक्वल टू a, यानी आयाम के बराबर हो जाएगा y का मान, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0। इस फॉर्मूले से भी हमारा v का मान क्या होगा 0। इसका मतलब है कि आयाम की जो स्थिति है वहां पर इस पिंड का या कण का जो वेग है वो 0 होगा। इसी तरह हमारा तीसरा पॉइंट है त्वरण वाला, y की जगह a लिखेंगे तो माइनस का y स्क्वायर a आएगा। यदि हमें धनात्मक y यहाँ पर हम धनात्मक a लिखते हैं, यानी इस तरफ की बात करते हैं तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर y आता है, और इस तरफ लिखेंगे माइनस वाला तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर a आ जाएगा। यानी त्वरण है वो विपरीत होता है, उल्टा होगा। कला, इसमें कला का थोड़ा संबंध हो जाता है, कला विपरीत होती है यानी 180 डिग्री की हो जाती है। अब a इक्वल टू यहाँ पर दिखेंगे साइन ओमेगा टी, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, मैक्सिमम होता है, तो इसका फॉर्मूला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी मैक्सिमम पॉइंट पर, यानी यहाँ पर आयाम का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ये मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए, जितना भी होगा उस पर इसका मैक्सिमम मान क्या होगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, यानी माइनस में होगा। और यदि हमें इसका मान इसी का उल्टा यानी 270 डिग्री रखते हैं तो माइनस से 1 आएगा उसका मान, और माइनस माइनस प्लस होगा, इस तरह ये विपरीत हो जाएगा एक दूसरे के। अब हम देख लेते हैं इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो इसके फॉर्मूले पूरे होंगे, फिर उसके बाद में एक साथ में देख लेंगे। इसके लिए हमें एक शॉर्ट क्लास और अलग से बनानी पड़ेगी। कुल ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो पहले मैं देख लेता हूँ स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा का यूं से हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा को। और स्थितिज ऊर्जा यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि किए गए कार्य को ही, जो किसी भी पिंड पर या कण पर जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में एक चीज हो जाता है। तो U इक्वल टू हमारा होगा डेल W, यानी किया गया कार्य, यानी जो हमने ये पेंडुलम वाला चित्र बनाया था इसी से आसानी समझ में आएगा। यानी हमने ये विस्थापन को हम y से लिखते हैं, तो मान लीजिए मैं इतना विस्थापन कर रहा हूँ यहाँ तक, जिसे मैं बोल देता हूँ डेल y विस्थापन। अब इसे डेल y विस्थापन पर जो भी कार्य किया जाएगा
वो ही हमारी स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। इसका मैक्सिमम विस्थापन यहाँ तक हो गया, तो मैं यहाँ तक की बात कर सकता हूँ, यानी किसी भी पॉइंट तक की बात कर सकता हूँ, यानी किसी भी पॉइंट तक उस पेंडुलम को ले जाने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ रहा है वही उसकी क्या होगी, स्थिति ऊर्जा हो गई। तो इसके साथ में इसकी लिमिट भी लगाएंगे हम 0 से y, यानी विस्थापन है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और y तक, यानी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट तक हम इसे ले जा सकते हैं। वहां तक ले जाने में जो भी किया गया कार्य है उससे हम कहेंगे उसकी स्थिति ऊर्जा। और कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F.dy, यानी कार्य का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। और स्थितिज ऊर्जा का यदि हमने अलग से कहीं भी अगर आपने स्थिति ऊर्जा पढ़ी है तो आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी, वरना इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और अब जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि उसमें एक त्वरित ऊर्जा होती है, और एक त्वरित ऊर्जा वो तभी होगी जब वह उस पर एक विपरीत में एक बल लगता रहेगा। यानी अब जब भी हमें इस पिंड को यहाँ पर लेके जाएंगे तो हमें पता है इस पर एक प्रत्यानयन बल लग रहा है जो इसको इसकी मध्य स्थिति की ओर, यानी इसकी साम्यावस्था की ओर इसके धक्का दे रहा है, यानी बल लगा रहा है, उसे लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जितनी दूर जाएगा उतनी ही उसमें स्थिति ऊर्जा बढ़ती जाएगी। डॉट हमें इसमें जब भी हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा, और कोस थीटा क्यों आता है, 180 डिग्री कोण की वजह से। कोस डॉट हटाएंगे तो आएगा हमारा कोस थीटा, और थीटा का जो मान आता है वो हमारा आता है 180 डिग्री। क्यों कि जो प्रत्यानयन बल है यानी एफ है, यानी हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो हम बाहर की तरफ ले जाएंगे, जो प्रत्यानयन बल है वो इसके अंदर की ओर खींच रहा है। तो दोनों बल और जो कार्य है इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो एक दूसरे के विपरीत यानी 180 डिग्री हो जाएगा। ये हर फॉर्मूले में यही तरीका काम आता है कार्य का या स्थितिज ऊर्जा का। आप कहीं पर भी उपयोग देखेंगे, पूरी फिजिक्स में काम आता है, तो उसका यही तरीका होता है करने का, फिक्स है ये। अब ये अलग से अगर इसका टॉपिक होता तो इस पर ज्यादा टाइम ले सकते हैं कि जब भी हम स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी, स्थिति ऊर्जा को आप समझने के लिए ये कह सकते हैं किसी भी वस्तु है उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा है वो उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है। जैसे आसानी से समझने के लिए एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मैं इस मार्कर को जमीन से उठाऊंगा, यहाँ तक मैं अगर लेकर आ गया तो अब मैं इसे जब भी छोड़ूंगा फ्री तो ये नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा है। अब इस स्थिति के कारण इसमें ऊर्जा कितनी आएगी उसे हम स्थिति ऊर्जा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है mgh होता है। इसका मतलब ये इसमें स्थिति ऊर्जा आ जाती है, यानी जो भी हम इसे कार्य कर रहे हैं जितना ज्यादा इस पर हम कार्य करेंगे उतनी ज्यादा इसमें स्थिति ऊर्जा आ जाती है। तो अब जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसका विस्थापन हम ऊपर की तरफ करा रहे हैं, तो इनके मध्य कोण कितना होता है 180 डिग्री। जैसे स्प्रिंग वाला है, स्प्रिंग को हम जब भी हम दबाते हैं तो स्प्रिंग है वो बाहर की तरफ धक्का देती है, तो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है वो अंदर की ओर किया गया है, और जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, तो इनके मध्य जो कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी आप जहां भी स्थिति ऊर्जा देखोगे उसका फिक्स फॉर्मूला यही होता है कि हमें cos 180 लेना है, और cos 180 का मान होता है -1, और जब भी हम -1 लिखेंगे तो f dy इस प्रकार का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि cos 180 से हमने माइनस का निशान लग गया। अब यही है हमारी स्थिति ऊर्जा। तो f का जो फॉर्मूला होगा बल का फॉर्मूला क्या होता है ma। तो अब मैं यहाँ पर यदि बल लिख दूं -0 से y ma और dy, a यानी त्वरण हो गया। त्वरण का जो फॉर्मूला हमारा पास आया था वो क्या था, -2 y, -2 इंटू y, ये हमारा त्वरण का जो फॉर्मूला आया था। तो हम यहाँ पर त्वरण का मान भी रख सकते हैं, u = m हमारा रह गया बाहर, माइनस भी है y है। a का जो फॉर्मूला होगा वो ω² y इंटू डेल वाई। तो अब ω² को मैं बाहर लिख लेता हूँ, क्योंकि जो चेंज होने वाला राशि है वो विस्थापन है, कि जब भी हम पेंडुलम को गति करा रहे हैं तो विस्थापन में ही चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। यानी m बाहर रह गया, 0 से y हमें समाकलन करना है किसका, y का डेल वाई। y का समाकलन होगा वो क्या होगा, y² बटा, यदि मैं एक तरफ लिख के आपको समाकलन ही बता देता हूँ, y का यदि हम समाकलन करेंगे और लिमिट भी है 0 से y डेल वाई, तो इसका समाकलन हो जाएगा y² बटा 2। ये समाकलन करने का तरीका है, समाकलन का फॉर्मूला है। अवकलन और समाकलन भी आपको आने चाहिए। y² बटा y, और लिमिट हो गई इस पर 0 से y। तो लिमिट हम लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट लिखते हैं, उसके बाद में लोअर लिमिट लिखते हैं। अपर लिमिट यानी y की जगह हम इसको हटाएंगे फंक्शन को, और अपर लिमिट लगाएंगे तो y² आपकी जगह, और 0 लिखेंगे तो इसकी जगह कितना मान आएगा 0। तो इसका जो समाकलन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बट्टा में 2 है तो इसको हम बाहर रख लेते हैं पहले ही। तो ये हमारा आंसर आएगा y² बटा 2। तो अब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y² बटा 2, यानी माइनस का m ω² y² बटा 2।
ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह हमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब आपको स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास फॉर्मूला आया है तो मैं ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वहां पर निकालना आवश्यक नहीं है, हमारे लिए जो आवश्यक है वो ये फॉर्मूले हैं जो हमें सीधा फॉर्मूला भी यदि हमें आपको याद है तो वही काम आने है। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो हमें निकालना है वो गतिज ऊर्जा, क्योंकि किसी भी पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। यानी अभी हम देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 m वी स्क्वायर, 1/2 m वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 है, m है, v है। v के जो हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वाई। हमारा जो फॉर्मूला है वो अलग से लिख लेता हूं मैं। जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ओमेगा रूट का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा वेग यानी वी का जो फॉर्मूला आया था वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया 1/2 m ओमेगा रूट का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा सॉरी वी स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर को अगर सरल करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और ये अनरूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, यानी स्क्वायर से अनरूट कट जाएगा तो हमारा आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस पर हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आ गया, गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला आ चुका है। तो हमारी कुल ऊर्जा है यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा प्लस में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। इसको हम लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या हो गया, यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू हमारी क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला वो क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यदि हम इसको अंदर इसको सरल करें मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ सकता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/2, एक स्टेप तो ये हो गई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से इंटू कराएंगे तो ए स्क्वायर माइनस में आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस पूरे मान को एक बार तो इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इस पूरे मान को इससे मल्टीप्लाई कराया। देखो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, तो जो बच गया क्या 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। यानी हमारी जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, यानी टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कुल ऊर्जा वो क्या होगी हमारी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। तो इनका भी जो फॉर्मूला है वही हमें याद रखना है, इसे निकालना किस तरह है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि जो कुल ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु की वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, तो इसे रख लेता हूँ और ये हमारे कुल ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया टोटल एनर्जी, इसको लिख लेता हूँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूँ कुल ऊर्जा। ये तीनों फॉर्मूले हैं, ये भी हमें आने चाहिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पर क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है। अब मैं इन तीनों फॉर्मूले के बाद में अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ पेंडुलम वाला पूरा जो चित्र है हमारा वो जैसे ये
पेंडुलम हो गया, ये इसका कोई गोलक बंधा हुआ है। मान लीजिए ये इसकी मैक्सिमम विस्थापन इसका ये हो गया और इस तरफ ये हो गया, ठीक है। अब ये इसका मध्य स्थिति हो गई, यानी जहां पर विस्थापन हमारा क्या होगा, y इक्वल टू 0। ये इसकी y इक्वल टू क्या हो गया, a, और ये भी हो गया y इक्वल टू a। इसको हम बोल सकते हैं ऋणात्मक वाला विस्थापन, इसको धनात्मक वाला विस्थापन यानी आयाम, ये इसका मैक्सिमम आयाम हो गया। अब आप जब भी हर फॉर्मूला में जब भी लिखोगे, जिस तरह हमने वेग वाला, त्वरण वाला आप देखोगे, या इसमें हम गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का देख लेते हैं। जैसे आप लिखोगे ये है स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर यदि हमने y इक्वल टू a लिखा है तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये मान लीजिए मैं किसी पॉइंट पर ये कह दूं कि y इक्वल टू a पर मैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना चाहूँ आपको, यानी y इक्वल टू a पर, तो a पर जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, या मैं देख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस y की जगह मैंने क्या मान लिया a, तो a स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इस पर, 0। यहीं पर यदि मैं स्थितिज ऊर्जा देखना चाहूँ यानी पोटेंशियल एनर्जी यदि मैं देखूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखता हूँ, y की जगह मैं लिखता हूँ a, तो क्या आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी जो कुल ऊर्जा है वो कितनी आ गई, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यानी जो इसका मैक्सिमम विस्थापन होगा वहां पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर मैक्सिमम होता है। उसी तरह मान लीजिए मैं y बराबर 0 पर मानूं, यानी मध्य स्थिति पर मानूं, तो मध्य स्थिति है y बराबर 0। इसी समीकरण में आप देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y की जगह यदि मैं 0 लिख देता हूं तो ये पूरा फॉर्मूला हटेगा, और y स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर कितनी आ जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखूं, यानी Pe इक्वल टू होता है हमारा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर की जगह यदि मैं 0 लिखूं तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है जो मध्य स्थिति है, जो मध्य स्थिति है इस पर पोटेंशियल एनर्जी का जो मान होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी का जो मान होगा वो क्या होगा, सॉरी हाँ, काइनेटिक एनर्जी का मान हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो गया यहाँ पर 0, और काइनेटिक एनर्जी का मान हो गया यहाँ पर मैक्सिमम। हाँ क्यों, किस है तू, तो दिया तो पैदल ही दिया, मैं क्लास लेवल आ रही हूँ, डिस्टर्ब कर दिया बिना मतलब, बीच में वीडियो रुकी मेरी, चालू है वीडियो। ये हो गया। इसी तरह हम जो हमने वी यानी वेग का जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी y बराबर a, यानी मैक्सिमम करेंगे। इसकी मैं एक शॉर्ट क्लास अलग से पूरी लूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे y इक्वल टू, यदि हम मैक्सिमम लिखेंगे a लिखते हैं तो a माइनस a यानी 0, यानी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ वेग क्या हो गया, 0। और यदि हम मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ y यानी इस मध्य स्थिति पर, यानी इसका विस्थापन है 0, तो 0 लिखने पर इसका जो वेग है उसका मान मैक्सिमम आ जाएगा। उसी तरह हम त्वरण का देखेंगे, त्वरण का भी a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y होता है, जहाँ पर हम मैक्सिमम स्थिति यानी y इक्वल टू a लिखेंगे तो उसमें माइनस का निशान जरूर रहेगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम मान आएगा, यहाँ पर उसका मैक्सिमम आ जाएगा, यहाँ पर मिनिमम आ सकता है माइनस में, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। उसमें भी त्वरण में आप देख सकते हो, उसके हम अलग से वीडियो देख लेंगे। ये है हमारी पूरी सरल आवर्त गति। ठीक है, इस सरल आवर्त गति के लिए अभी मैं एक छोटी 10 मिनट या 15 मिनट की भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा।